नमस्कार सभी को। भगवान गणपति को सुमिरन करते हुए आज की क्लास का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। और आज हम पढ़ेंगे कृषि का बेसिक परिचय, कृषि की शाखाएं और उनका हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है। कृषि हमारे जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। भारत के अंदर हम बात करें तो जो कृषि है, एग्रीकल्चर जो है, भारत में 70% फार्मर या हम कहें किसान प्रत्यक्ष रूप से एग्रीकल्चर पर जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर पर टिके हुए हैं। यहाँ के उद्योग धंधे भी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। हम खेतों में कपास बोते हैं तो वस्त्र इंडस्ट्री चलती है, कपड़े बनते हैं वहाँ पर। हम तिलहन फसलें बोते हैं, तेल फैक्ट्रियाँ चलती हैं। हम गन्ना बोते हैं, चुकंदर बोते हैं तो शर्करा फैक्ट्री चलती है। और अनेक दलहन फैक्ट्रियां चलती हैं। ऐसे अनेक इंडस्ट्री जो हैं वो एग्रीकल्चर से चलाए जाते हैं। कृषि में फसलें होती हैं, उन फसलों से चलाए जाते हैं। और एग्रीकल्चर को जो गांव में या जो भी शहरों में जो भी लोग एग्रीकल्चर को कर रहे हैं वो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी का काम कर रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को उठाने का काम कर रहे हैं। इसलिए उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, किसानों के लिए, कि विधाता के बाद तू ही पालनहार है, ये प्रमाणित करना है तुझे। भारत का बच्चा गर्व से कहे, कर्मशील किसान बनना है मुझे, कर्मशील किसान बनना है मुझे। इस प्रकार की हमारी खेती के प्रति सोच रही, समझ रहेगी, निश्चित ही हम इस देश की अर्थव्यवस्था को, इस देश की हर प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं उनको हम अच्छे से चला पाएंगे। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं इस एग्रीकल्चर की। ये एग्रीकल्चर जो है आपके सामने, ये लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। एगर या एग्री और दूसरा कल्चरा। एगर का मतलब होता है सोइल और कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन। जी हाँ, सोइल का मतलब होता है मृदा, कल्टीवेशन का मतलब होता है खेती करना। मृदा में खेती करना। एग्रीकल्चर का अगर पूछा जाए कि इस एग्रीकल्चर का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो एग्रीकल्चर का शाब्दिक अर्थ है मृदा में खेती करना। अगर आपसे पूछा जाए एग्रीकल्चर को अर्थ क्या है, अर्थ इस एग्रीकल्चर का अर्थ, तो एग्रीकल्चर का जो अर्थ है वो होता है कृषि। ये और कृषि जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा का शब्द है कृष। उस कृष से लिया गया है जिसका अर्थ होता है जोतना, खींचना या आकर्षित करना। आकर्षित करना। यहां पर कृषि का जो अर्थ है वो है जोतना, खींचना, आकर्षित करना। जबकि इस एग्रीकल्चर का जो अर्थ है वो था मृदा में खेती करना। अब यहाँ पर जेट का क्वेश्चन बनता है, सुपरवाइजर का क्वेश्चन बनता है, वो यही बनता है कि एग्रीकल्चर का अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है, तो मृदा में खेती करना। पूछा जाए कृषि का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो जोतना, खींचना, आकर्षित करना। एग्रीकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है, तो जहाँ कल्चर लग जाता है वो लैटिन भाषा का शब्द होता है, ध्यान रखना, लैटिन भाषा का होता है। जबकि कृषि जो शब्द है वो संस्कृत भाषा का है। और कृषि के बारे में कहा जाता है कि जो कृषि है हमारी, इसमें ऋषि वाले की मात्रा आप देख रहे हैं यहाँ पर,
ये ऋषि वाले की मात्रा है। अर्थात जो कृषि जो कर्म है ये ऋषि कर्म है, अर्थात ऋषियों का कर्म है। जिस प्रकार ऋषि जो हैं त्याग और समर्पण का भाव रख के समाज की सेवा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो किसान हैं वो भी त्याग और समर्पण का भाव रखते हुए देश के अन्न धन के भंडारों को भरते हैं। अपने खेत में जब फसल बोते हैं तो वहाँ पर बीज जब मृदा में डालते हैं तो वहाँ चूहे से लेकर चिड़िया से लेकर हर प्रकार के जीव जो हैं उस पर अपना जीवन यापन करते हैं, गुजर बसर करते हैं। जब फसल खेत में आ जाती है, मक्का की बाली आ जाती है, मक्का में फल आ जाते हैं जिसको भुट्टा कहते हैं, उसके बीजों को तोते खाते हैं। ऐसे अनेक जीव जुड़े हुए हैं इस कृषि से, इसलिए कृषि को ऋषि कर्म कहा गया है। और जो खेती करने वाला जो किसान है वो अपने आप में पुण्य का एक भागीदार स्वतः ही हो जाता है जो खेती करता है। ऐसी है हमारी खेती। और इस कृषि का जो शब्द है ये संस्कृत भाषा का शब्द है, ध्यान रखना है। और संस्कृत भाषा जो है बड़ी उत्तम भाषा है, मीठी भाषा है। संस्कृत भाषा उत्तम भाषा, न च कठिना न च क्लिष्टा। संस्कृत भाषा उत्तम भाषा, न च कठिना न च क्लिष्टा। सुरस सुबोधा विश्व मनोज्ञा, रस सुबोधा विश्व मनोज्ञा। ललिता हृदया रमणीया। ऐसी है हमारी संस्कृत भाषा। इस संस्कृत भाषा से शब्द लिया गया है कृषि, और एग्रीकल्चर लिया गया है लैटिन भाषा से। आगे बढ़ते हैं। हमारे देश के अंदर जो कृषि है, इस कृषि का भारत के अंदर पहला एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय खोला गया, और उस विश्वविद्यालय का नाम था डॉक्टर इस कृषि का पहला एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय खोला गया, का नाम है गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी एंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, पंतनगर उत्तराखंड। पंतनगर उत्तराखंड। ये एग्रीकल्चर की पहली यूनिवर्सिटी खोली गई भारत के अंदर पंतनगर में, जो 17 नवंबर 1960 को खोली गई। 17 नवंबर 1960। क्वेश्चन आता है कि भारत में जो कृषि का पहला विश्वविद्यालय खोला गया वो कब खोला गया? 17 नवंबर 1960 को खोला गया। उसका नाम क्या था? गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो कहाँ खोला गया? पंतनगर में खोला गया। बात करते हैं कृषि की परिभाषा की। परिभाषा, जो कृषि है मुख्यतः मानव का जीवन निर्वाह करती है। मानव के जीवन निर्वाह एवं मूलभूत जरूरतों की पूर्ति के लिए फसलों को उगाना व पशुपालन को करना कृषि कहलाता है। ध्यान देंगे, परिभाषा की हम बात कर रहे थे। एग्रीकल्चर की परिभाषा, मानव के जीवन निर्वाह एवं मूलभूत जरूरतें कौन कौन सी होती हैं? मनुष्य की मूलभूत जरूरतें होती है, एक तो होती है रोटी, एक कपड़ा, एक होती मकान। ये 3 मूलभूत जरूरतें हैं मनुष्य की। हम बात करते हैं तो रोटी, अर्थात रोटी किससे बनती है? अनाज से बनती है। तो अनाज का जो उत्पादन होता है वो हमारी एक शाखा है एग्रीकल्चर की, एग्रोनॉमी का है। कपड़ा, वस्त्र आप जानते हैं, जूट है, पटसन, सनई है, कपास है, उससे कपड़े बनते हैं। और मकान आप जानते हैं, बांस वगैरह है, पेड़ पौधों की लकड़ियां हैं,
से मकान बनते। पुराने ज़माने में तो खैर उन्हीं से ही बनते थे, अब तो खैर गिट्टी सीमेंट सरिये से बनने लग गए हैं। तो हम यही बात कर रहे हैं, परिभाषा मानव के जीवन निर्वाह, जीवन का निर्वहन किया जाता है एग्रीकल्चर से, एवं मूलभूत जरूरतों रोटी कपड़ा मकान की पूर्ति करती है। और इसके लिए जब हम फसलों को उगाते हैं और पशुपालन करते हैं तो यही हमारी कृषि कहलाती है। कृषि के अंदर मुख्य जो अंग है वो पशुपालन है। क्यों? क्योंकि जब हम फसलें बोते हैं तो फसलों से जो भी दाने होते हैं उसको तो हम ले लेते हैं काम में, और जो फसलों का चारा बचता है उसको हम पशुओं को खिलाते हैं, जिससे हम दूध की प्राप्ति करते हैं। इसलिए जो पशु हैं वो कृषि का एक अभिन्न अंग माना गया है, पशुपालन को। और कृषि जो है हमारी एक कला और विज्ञान भी है। जब हम गांव के अंदर हम जब खेती करते हैं तो वहाँ अनेक खेती में रचनात्मक कार्य करते हैं, मेड़े बनाना, खेत को समतल करना, डोलियाँ बनाना, मिट्टी चढ़ाना, वहाँ पर कला का जन्म होता है। जब हम कक्षा के अंदर जब इसको पढ़ते हैं एक प्रायोगिक बेस पर, वहाँ विज्ञान का तथ्यों के आधार पर जब हम इसका अध्ययन करते हैं कृषि का, तो वहाँ विज्ञान का जन्म होता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो एग्रीकल्चर है ये कला और विज्ञान दोनों का एक सामंजस्य रूप है। इसके बाद अपन बात कर रहे हैं इस एग्रीकल्चर की शाखाओं की बात करते हैं। तो एग्रीकल्चर की जो शाखाएं हैं उन शाखाओं में पहली शाखा आती है हमारी एग्रोनॉमी। नेक्स्ट हमारी शाखा है एग्रीकल्चर की, मुख्य 3 शाखाएं हैं, उनमें पहली शाखा एग्रोनॉमी है, दूसरी शाखा हमारी हॉर्टिकल्चर है, और तीसरी शाखा एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी है। तो हम सबसे पहली बात कर रहे हैं एग्रोनॉमी की बात कर रहे हैं। एग्रोनॉमी जो है ये एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा का शब्द है, ध्यान रखना, जहाँ पर लोजी शब्द आ जाए और नोमी शब्द आ जाए, लोजी और नोमी, तो हमारी पहली शाखा है एग्रीकल्चर की एग्रोनॉमी। जहाँ पर नोमी शब्द लग जाता है वो ग्रीक भाषा का शब्द होता है। नोमी और लोजी 2 शब्द ऐसे मिल जाएं आपको तो आप ध्यान रखना ये ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं, लेकिन पोमोलॉजी शब्द कभी आ जाए तो वो अपवाद की श्रेणी में है, क्योंकि वो लैटिन और ग्रीक दोनों भाषाओं का शब्द है। तो इस एग्रोनॉमी का हम बात करते हैं, इस शाब्दिक अर्थ, एग्रोनॉमी का शाब्दिक अर्थ है एग्रोस प्लस नोमोस। एग्रोस का मतलब होता है फील्ड और नोमोस का मतलब होता है मैनेज। फील्ड का मतलब होता है खेत, मैनेज का मतलब होता है प्रबंधन। अर्थात एग्रोनॉमी का जो शाब्दिक अर्थ है वो है खेत का प्रबंधन। हम खेत का प्रबंधन क्यों करते हैं? हम चाहते हैं हमारे खेत में अच्छी फसलें उगे, अच्छी फसलें आए हमारे खेत में, उससे अच्छा उत्पादन मिले, हमें उत्पादन मिले, इसलिए हम खेत का प्रबंधन करते हैं। खेत के प्रबंधन में हम सिंचाई का प्रबंधन करते हैं, अच्छे खाद उर्वरक का प्रबंधन करते हैं, कीट रोगों का प्रबंधन करते हैं, फसल उत्पादन की जितनी भी विधियाँ हैं उनका एक अच्छा सामंजस्य बिठाकर बीजों को बोते हैं। कहीं ना कहीं हम वो सारी प्रबंधन की चीज़ों को इस एग्रोनॉमी के अंदर लगाते हैं ताकि हम अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करें। इस एग्रोनॉमी के अंदर जो मुख्य फसलें आती हैं वो सस्य फसलें आती हैं, और उन सस्य फसलों के अंतर्गत हम बात करते हैं, जैसे तिलहन वाली फसलें आती है, तिलहन। अब तिलहन में अपन बात करें तो तेल किन किन से, सूरजमुखी है, अलसी है, इधर से सरसों है, सोयाबीन है, ये तिलहन वाली फसलें आती हैं। इसके अंदर दलहन वाली फसलें आती हैं। दलहन वाली जो फसलें होती हैं जैसे कि चना है, मटर है, उड़द हैं, ये सब आएंगे। इधर से रेसे वाली फसलें आएंगी, ये रेसे वाली फसल ये देख रहे हैं, ये कपास है, ऐसे जूट, पटसन, सनई वगैरह आ जाएंगे। अनाज वाली फसलों में अपन बात करें, मक्का है, ज्वार, बाजरा है, ठीक है। इधर से हमने कुछ नकदी फसलों की बात करी थी, जिसमें गन्ना है, ये गन्ने आप देख रहे हैं, ये गन्ना आ गया। साथ में कुछ मादक फसलें आती हैं, जैसे अफीम है, ये अफीम का ही है, अफीम में देखो चीरा लगाया है इस प्रकार से, तो ये रेजिन्स गम निकला है इसमें। अफीम तो जानते होंगे आप, इसको
गॉड ऑफ स्लीप कहते हैं, नींद का भगवान कहते हैं इसको। और बचपन में आप जानते हैं सभी के छोटे छोटे बच्चे पहले पुराने ज़माने में खेतों पे काम करते थे, छोटे छोटे बच्चे होते थे, उनको हल्की छोटी सी नाम मात्र की अफीम जाती थी पानी में, ताकि जो है बच्चे बढ़िया सोते रहें और इधर घर वाले बढ़िया काम करते रहें। ये अफीम है, तो वो बच्चों को उस समय सुलाने में काम आती थी। आज भी इसी का इसका नाम वही है, नींद का भगवान, ये अफीम है, ये भी इसी में आता है। और ये इधर तंबाकू देख रहे हैं आप, जो आजकल जर्दा वर्दा खा रहे हैं लोग, ये इसी से बनते हैं तंबाकू वगैरह भी। और ये गन्ना, ये गन्ने में आप देख रहे हैं, ये इस प्रकार से गन्ने में ये पत्तियां लिपट रही हैं इस प्रकार से, इस क्रिया को रेपिंग कहते हैं। और गन्ने का जो तना होता है उसकी गुणवत्ता और इसमें मिठास बढ़ाने के लिए ये क्रिया की जाती है, इसको रेपिंग बोलते हैं। और गन्ने में क्या होता है, जैसे गन्ने के ऐसे पौधे होते हैं, ये गन्ने के इस प्रकार से, ये तो जब हम क्या है तनों को आपस में बांधते हैं इस प्रकार से ताकि वो आड़े नहीं गिरें, तो इस वाले कंसेप्ट को बोला जाता है स्तंभन। स्तंभन, स्तंभन कहा जाता है। ये स्तंभन और रैपिंग दोनों क्रियाएं गन्ने में की जाती हैं, ध्यान रखना आप आगे। तो एग्रोनॉमी की हम परिभाषा की बात कर रहे हैं, तो एग्रोनॉमी क्या है? एग्रोनॉमी के अंदर खेत का प्रबंधन करते हैं हम मृदा का प्रबंधन मुख्यतः करते हैं इसमें। खेत का मतलब मृदा ही है, और मृदा आप जानते ही हैं, उस मृदा के बारे में बातें, ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ है मृदा, और उसी के अंदर फसलें बोते हैं। उसका हमें अच्छा प्रबंधन करना है, उसमें खाद उर्वरक पोषक तत्वों का सामंजस्य बिठाना है और फसलों को अच्छा उगाना है। तो एग्रोनॉमी की परिभाषा, सस्य विज्ञान जो है हमारी फसल उत्पादन के लिए जो भी वैज्ञानिक विधियां हैं उनको अपनाना और अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करना, ये हमारा एग्रोनॉमी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आती है हमारी हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, और दो शब्दों से मिलकर बना है, हॉर्टस प्लस कल्चर, कल्चरा। हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन, कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन। गार्डन का मतलब होता है बगीचा, और कल्टीवेशन का मतलब होता है खेती करना, खेती करना। तो बगीचे के अंदर, बगीचे के अंदर, बगीचे के अंदर खेती करना, ये हॉर्टिकल्चर का शाब्दिक अर्थ है। हॉर्टिकल्चर में कल्चर जुड़ा हुआ है, लैटिन भाषा का शब्द है। बगीचे के अंदर खेती किन किन की करते हैं, ये आप देख रहे हैं, फल हैं, ये फलों की खेती करते हैं। ये आप अलग ही टाइप का फल देख रहे हैं, ये इसको स्टार फ्रूट बोला जाता है, ध्यान रखना। ये तो जानते हैं आप, अंगूर की ब्लैक ब्यूटी वैरायटी है, ब्लैक ब्यूटी। ये पाइनएप्पल है, सेब फल है, इधर इधर से कीवी फल है, ये लेमन है। ये हॉर्टिकल्चर के अंदर फलों की खेती की जाती है, फूलों की खेती की जाती है, और सब्जियों की खेती की जाती है। साथ में फल प्रौद्योगिकी, जैसे कि मान लो फल हैं, आम है, तो आम से हमने अचार बना लिया, स्लाइस वगैरह बना ली। तो इस प्रकार का जो प्रसंस्करण वाला कार्य है वो भी इसी के अंदर होता है। हॉर्टिकल्चर के बारे में अपन बात करेंगे तो हॉर्टिकल्चर के अंदर मुख्यतः फलों की खेती की जाती है, फूलों की खेती की जाती है, और सब्जियों की खेती की जाती है, और फल प्रौद्योगिकी, फल प्रौद्योगिकी, फल प्रौद्योगिकी का अध्ययन किया जाता है, या इस पर कार्य किया जाता है। प्रसंस्करण, चार मुख्य कार्य जो हैं इस हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत होते हैं। इस हॉर्टिकल्चर के यदि मैं जनक की बात करूं, तो इस हॉर्टिकल्चर के जो जनक हैं भारत के अंदर, वो जनक हैं M.H. मैरीगोवाडा। M.H. मैरीगोवाडा कर्नाटक के रहने वाले थे, कर्नाटक के। ये भारत में बागवानी के जनक हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए कि आधुनिक बागवानी के जनक कौन हैं, तो आधुनिक बागवानी के जो जनक हैं वो हैं हमारे K.L. चड्ढा साहब। K.L. चड्ढा साहब, इनका पूरा नाम है कृष्णलाल चड्ढा। दो बातें हमें यहाँ ध्यान रखनी है। पहली बात,
भारत में बागवानी के जनक एम.एच. मेरीगोवाडा हैं, जो कर्नाटक के रहने वाले थे, और आधुनिक बागवानी के जनक है के.एल. चड्डा। तो एम.एच. मेरीगोवाडा हैं, इनका पूरा नाम मरागोडनहल्ली होम्बेगौड़ा मेरीगोवाडा है। इसके बाद में अगली हम ब्रांच पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। इस एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के अंदर हम क्या करते हैं, पशुओं को पालते हैं। पशु अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कि भेड़ है, इसको ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है। और हमारे राजस्थान के अंदर एक संस्थान बनाया है CSWRI, सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि भेड़ एवं ऊन पर रिसर्च का कार्य कर रहा है। ये अविका नगर मालपुरा टोंक में है। अविका नगर मालपुरा टोंक, हाँ मालपुरा, ध्यान रखना मालपुआ नहीं तो तुम्हें मालपुओं की याद आ जाए, तो मालपुरा है भैया ना, मालपुरा टोंक है। यहाँ पर भेड़ और ऊन पर अनुसंधान किया जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये बकरी है, और इसको भी मुख्यतः मांस के लिए पाला जाता है और एक दूध के लिए पाला जाता है। दूध, ध्यान रखना, बकरी का जो दूध होता है वो क्षय रोगियों के लिए बहुत बेस्ट होता है। क्षय रोग का मतलब जैसे कि हमारे फेफड़ों से संबंधित कोई रोग, टीबी वगैरह है, उन पर बहुत अच्छा रहता है ये। और मांस जो होता है ना बकरी का, उसका व्यापार आजकल जानते हैं आप, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मांस को ज़्यादा भोजन में ले रहे हैं, वो मांस के लिए भी पाली जाती है। साथ में ये ऊँट है, सवारी के लिए भी काम आता है। जैसलमेरी ऊँट जानते हैं आप, जैसलमेर में फौज काम लेती है। घोड़ा है, सुअर पालन है। आजकल सुअर पालन का बहुत ट्रेंड हो रहा है भाई, क्योंकि सुअर में मांस तो निकलता ही है, साथ में इसकी जो चर्बी होती है उसमें एक घी की एक सुगंध मिलाई जाती है, जिसका नाम है डाइएसिटिल। उसको मिलाकर और घी जो है बन जाता है। और आजकल आप जानते हैं, जहाँ सस्ता चाहिए वहाँ पर इसी प्रकार की मिलावट देखने को मिलेगी। और ये आप देख रहे हैं, ये भैंस है, भैंस का पालन भी इसी के अंतर्गत होता है। तो भैंस दूध देने वाली सबसे अच्छी भैंस जो है वो मुर्रा है। मुर्रा भैंस का रंग काला स्या होता है, और इसके सींग जो है वो जलेबी के आकार के होते हैं। ध्यान रखना कि ऐसी कौन सी भैंस है जिसके सींग जलेबी के आकार के होते हैं, तो वो मुर्रा है। इसके बाद में एक और भैंस आती है जिसका नाम है भदावरी। तो भदावरी जो भैंस है उसके दूध में घी ज़्यादा निकलता है, अर्थात क्रीम ज़्यादा बनती है उससे, तो वो भदावरी होती है। भैंसों में अगर आप घी बनाना चाहते हैं, भदावरी का यूज करें, और जो है दूध ज़्यादा चाहते हैं तो आप मुर्रा को उपयोग में लेवें। इस प्रकार इधर अंडे मुर्गियों का पालन होता है, क्योंकि पालन के लिए अभी अलग ही ब्रांच बना दी है, का नाम है पोल्ट्री फार्मिंग, जिसके अंदर मुर्गी, तीतर, बटेर, डक वगैरह जो भी सारी चीज़ें इसमें पाली जा रही हैं। तो ये एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के अंतर्गत जो भी कार्य होता है वो पशुओं से संबंधित होता है, साथ में दूध उत्पादन से संबंधित होता है। और इस दूध की भारत के अंदर जो दूध का जो उत्पादन है उसको बढ़ाने के लिए एक व्यक्ति आते हैं जो हमारे बीच हैं, देख रहे हैं आप, ये हमारे बीच हैं, जिनका नाम है मिस्टर डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जो श्वेत क्रांति के जनक कहलाते हैं। ये श्वेत क्रांति के जनक कहलाते हैं। थोड़ी चर्चा हम इन पर भी कर लेते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये जिसको अपन ने ये इन पर हम चर्चा कर रहे थे अभी। ये हैं हमारे श्वेत क्रांति के जनक हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इन्होंने श्वेत क्रांति भारत में इनके प्रयासों से आई थी। दूध पर इन्होंने काफ़ी के संदर्भ क्षेत्र में काफ़ी इन्होंने नई नई किस्मों का, नए नए
अनुसंधान पशुपालन के क्षेत्र में किए इन्होंने। ये हमारे साथ सामने हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन साहब, जिनको श्वेत क्रांति के जनक कहते हैं। इसके बाद में अपन बात कर रहे थे, ये हमारे केएल चड्ढा साहब है, जिनको हमने हॉर्टिकल्चर के अंदर अभी बात करी थी कि भाई भारत में हॉर्टिकल्चर के जो आधुनिक बागवानी के जो जनक हैं, ये हैं केएल चड्ढा साहब। देख रहे हैं आप, ये डॉक्टर केएल चड्ढा साहब ये हैं, जिन्होंने जो आधुनिक बागवानी के पिता कहलाते हैं, आधुनिक बागवानी के पिता, आधुनिक हॉर्टिकल्चर के पिता, मॉडर्न हॉर्टिकल्चर, आधुनिक बागवानी के पिता हैं ये। इन्होंने फल फूलों सब्जियों पर काफ़ी अनुसंधान किया और भारत को फल फूल सब्जियों के क्षेत्र में काफ़ी इन्होंने आगे बढ़ाया। ये हैं हमारे डॉक्टर केएल चड्ढा साहब। नेक्स्ट हम थोड़ा इनको भी देख लेते हैं। ये हमारे विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं, इनका नाम है एनी बोरलॉग। ये नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग हैं, ये हरित क्रांति के जनक है विश्व में। और इन्होंने जो हैं ये सिमिट मैक्सिको में विराजमान रहते हैं और वहाँ पर गेहूं और चावल पर काफ़ी अनुसंधान करते हैं। तो वहाँ से हमारे देश के एक लीडर्स हैं, ये देखिए आप, ये इनका नाम है डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। पूरा नाम एमएस स्वामीनाथन का मनकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन। ये एमएस स्वामीनाथन साहब है, भारत के अंदर हरित क्रांति के जनक हैं। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, बच्चे ध्यान रखेंगे, हरित क्रांति शब्द, हरित क्रांति और नीचे लिखते हैं हरित क्रांति शब्द किसने दिया। ध्यान देना, जो शब्द दिया वो विलियम गोर्ड ने दिया, विलियम गोर्ड। पहली बात, कंफ्यूजन नहीं रहना है, हरित क्रांति शब्द दिया विलियम गोर्ड ने। और भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय जाता है डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन साहब को। एमएस स्वामीनाथन साहब का पूरा नाम क्या है? डॉक्टर मनकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन। ये हैं एमएस स्वामीनाथन साहब। इन्होंने 1967 के अंदर भारत में हरित क्रांति लाने का इनका पूरा प्रयास रहा। ये क्या है? इनसे मिलते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये एनी बोरलॉग हैं, जो कि अमेरिका के एग्रोनोमिस्ट हैं, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड, यानी कि ये विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। ध्यान रखना, विश्व में हरित क्रांति के जनक यदि कोई हैं, विश्व में हरित क्रांति के जनक ये हैं साहब। इनका पूरा नाम है एन.ई. बोरलॉग, एन.ई. बोरलॉग, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग है इनका पूरा नाम। तो हमारे ये अब बैठते कहाँ हैं? ये मैक्सिको में बैठते हैं। मैक्सिको में क्या है? सिमिट है, एक संस्थान है, अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं सुधार प्रजनन जो केंद्र, वो सिमिट मैक्सिको में है। तो वहाँ ये विराजमान रहते हैं। तो भारत से हमारे एमएस स्वामीनाथन साहब जाते हैं इनसे मिलने, और वहाँ मिलने के बाद में इनसे कहते हैं कि भाई हमारे देश में थोड़ा सा देसी परंपरागत किस्में हैं, कुछ ऐसी हाइब्रिड वेराइटियाँ दो, ऐसी किस्में दो, ताकि हम भी हमारे देश में आत्मनिर्भर बन सकें। तो वहाँ से कुछ वेराइटियाँ लेके आते हैं। ये एक गेहूं की वैरायटी लाते हैं, सोनारा 64 और लरमा रोजा भारत में, और एक लेके आते हैं नोरिन 10, ये नोरिन 10 के नाम से आती है, गेहूं की एक बोनी किस्म है ये। और साथ में जीन भी लेके आते हैं वहाँ से, जिसका नाम है नोरिन। तो वो नोरिन जीन बोना जीन है, जो हमारे जो भारत का गेहूं है, उस गेहूं के अंदर यदि वो जीन डाला जाए तो उससे जो भी आगामी फसल पैदा होगी वो बोनी होगी। और आप जानते हैं जो बोने होते हैं वो एक कम क्षेत्र में ज़्यादा
संख्या लग जाती है उनकी पौधों की। अब आप यूँ समझिए प्यारे बच्चों, जैसे अपन जैसे सीट है, कोई टेबल आप जिस पे बैठे हो, कोई बड़े हेल्थी बच्चे बैठेंगे तो उस पर 2 ही आएंगे, अगर उस पर छोटे छोटे बैठ जाएंगे तो 4 आ जाएंगे, तो कम क्षेत्र में ज़्यादा आएंगे बोने होंगे तब। तो ऐसे ही बोनी किस्मों का इन्होंने जो है वो हमारे देश में लाने का प्रयास किया, और हमारा देश भी गेहूं के प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बना। क्वेश्चन कभी आ जाए कि हरित क्रांति की मुख्य फसल कौन सी है, तो मुख्य फसल है गेहूं। अगर आपसे पूछा जाए कि हरित क्रांति में किन 2 फसलों का मुख्य योगदान रहा, तो गेहूं और चावल है। ठीक है, 2 फसलें हैं। चावल के अंदर जो जीन है बोना, वो डीजीओ जीन है, जबकि गेहूं के अंदर नोरिन 10 है। तो ये नोरिन जीन है, फिर उसकी एक वैरायटी अभी प्रथम बोनी किस्म जो 10 है। तो इस प्रकार से नोरिन तो गेहूं में और डीजीओ जीन धान में, इन दोनों जीनों को काम लेकर भारत के अंदर धान का रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन, गेहूं का रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन किया गया। हरित क्रांति से क्वेश्चन बनते हैं, वहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है थोड़ा सा, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हरित क्रांति की जो मुख्य फसल है वो गेहूं है। ठीक है, अगर पूछा जाए 2 आ जाए ऑप्शन में, तो गेहूं चावल, तो आप अगर एक साथ हैं तो दोनों क्लिक करके आएंगे। वैसे मुख्य फसल हमारी गेहूं है। तो ये बातें थी इनकी। और ये MS स्वामीनाथन साहब हैं, इनको भारत का ही नहीं पूरे विश्व का विश्व खाद्य पुरस्कार भी मिला। 1987 के अंदर हम बात करें तो इनको विश्व खाद्य पुरस्कार मिला। ये बहुत बड़ी शख्सियत है भाई, ध्यान रखना। और ये बातें हमारी थी आज की। के बाद में थोड़ी सी और भी जानकारी आपको अपडेट कराता हूँ, इनको भी समझें थोड़ा सा। ये हैं ये है हमारे MS रंधावा। MS रंधावा जो है, इनका पूरा नाम है मोहिंदर सिंह रंधावा। ध्यान देना, मोहिंदर सिंह रंधावा, और एक अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़े थे MS स्वामीनाथन। नाम दोनों के सेम है, उनका स्वामीनाथन है और इनका रंधावा साहब है। वो हरित क्रांति के जनक है भारत के अंदर। और ये भारत में कृषि का इतिहास नामक पुस्तक लिखी इन्होंने। इतिहास किसी भी वंश को आजीवंत जीवन निरंतर लंबे समय तक याद रखने के लिए एक किताब है, कोई पत्थर वगैरह है, उसमें कुछ लिखा जाता था पहले के ज़माने में। उनकी वंशावली को लिखा जाता था कि भाई हम हमारे पूर्वजों को भूले नहीं। आज स्थितियाँ ये है कि हम अपने दादा को, चलो दादा का तो नाम याद रह जाता है, लेकिन परदादा के नाम भूल जाते हैं हम, जबकि उनका अगाध पुरुषार्थ है, जिनकी ज़मीनों पर हम पले बढ़ रहे हैं, जिन्होंने अपने खून पसीने से ज़मीनें हमारे लिए बनाई है, उनके नाम हम भूल गए। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि हम एग्रीकल्चर को नहीं भूलें। तो ये वो शख्सियत है जिसने भारत में कृषि का इतिहास, भारत में एग्रीकल्चर की हिस्ट्री लिखने वाला ये व्यक्ति है, जिसका नाम है MS रंधावा। ध्यान देना, हम अपने इतिहास को भूल गए, लेकिन हम कृषि के इतिहास को नहीं भूले। और कृषि का इतिहास इनकी देन, जिन्होंने भारत में कृषि का इतिहास लिखा और इतिहास के पन्नों पर लिखा कि भारत के अंदर पुराने जमाने में जो खेती हुआ करती थी वो देसी हल से हुआ करती थी। देसी हल के पीछे हम नायला बांध देते थे, उसमें बीजों को डालते थे, जुताई भी करता था, बीज की बुआई भी करता था। पहले के ज़माने में रहट है, चरस है, तोलन टोकरी हैं, इनसे हम खेतों में पानी देते थे। तो ऐसी सारी बातें जो हैं MS रंधावा ने अपने इस बुक्स के अंदर लिखी, और उस बुक्स का नाम है भारत में कृषि का इतिहास। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? ये मेरी पहली वीडियो है और इसमें हमारा प्रयास है
कि हम धीरे धीरे सुधार करें। देखो सुधार के क्रम में हमेशा हम रहते हैं। अक्सर देखो गलतियां भी मनुष्य का स्वभाव है, और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपन तो देसी आदमी थे साहब, पर क्या करें, ये ऐसे डिजिटल आगे जमाने की डिमांड थी, तो हमने भी भाई चलो ठीक है इस प्रकार की जो शुरुआतें करी। और इस पे ये लाइक वाइक और सब्सक्रिप्शन वो सब्सक्राइब वगैरह जो हैं वो जरूर कर देना भाई। इससे थोड़ा सा क्या है, हमारा भी मनोबल बढ़ जाता है, और धीरे धीरे इससे फिर क्या है, कमाई वमाई भी हो जाती है स्टार्ट। फिर आप जानते हो कि राम जी जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, तो कमाई जो है वो सेवा के कार्यों में ही खर्च होगी। तो ये आपके प्यार और आशीर्वाद का परिणाम है कि हम इसमें दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि करेंगे। आप साथ रहे, आप साथ रहे तो हम रुक नहीं सकते, आप साथ रहे तो हम रुक नहीं सकते। अगर साथ आपने नहीं दिया, अगर साथ आपने नहीं दिया तो हम वहीं रह जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, यही आप ध्यान रखना कि आपका साथ होना जरूरी है सफलता के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय यथार्थ।